अब तक हमने देखा कि अभिक स्कूल लाइब्रेरी से निकलकर जड़ी बूटियों के बाजार जाता है, जहां उसे अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती। थक हार कर अभिक एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, जहां उसे राम कमल जी मिलते हैं, जो अभिक से जड़ी बूटियों के नाम पूछकर उसे बता देते हैं कि जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी। अभिक भी राम कमल जी की बात सुनकर उस दुकान के लिए निकले जाता है, जो राम कमल जी के दोस्त की दिनेश जी की दुकान थी। दिनेश जी अभिक से कुछ सवाल करते हैं, जिनका अभिक ठीक जवाब देते हैं। अब आगे अभिक से अपने सारे सवालों के जवाब पाकर दिनेश जी अंत में अभिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि यह जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा असरदार और ताकतवर हैं। दिनेश जी की बातें सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, मुझे ये बात पहले ही राम कमल जी बता चुके हैं। अभिक का जवाब सुनकर दिनेश जी अपने बेटे मदन की तरफ देखते हुए बोले, मदन जाओ नीचे छोटे वाले पीले रंग के संदूक में कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनमें से यारसा गुम्बा, श्यानक और शतावरी ले आओ। मदन अपने पिता दिनेश जी की बातें सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, जी पापा। इतना कहकर मदन जी भी अपनी दुकान के नीचे बने तहखाने में चले जाते हैं और एक पीले बंदूक से वह तीनों औषधि निकाल लेते हैं, जो अभिक को चाहिए थी। मदन जी भी उन जड़ी बूटियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। इनका नाम और पहचान भी वह बस दिनेश जी के कारण ही जानते थे, क्योंकि वह काफी कम उम्र से ही दिनेश दी के साथ दुकान पर आ जाया करते थे। कुछ समय बाद मदन जी तहखाने से बाहर आते हैं तो उनके हाथ में 3 छोटी छोटी पारदर्शी पिन्नी के बैग होते हैं, जिनमें वह जड़ी बूटियां होती हैं। मदन जी वह जड़ी बूटियां लाकर अपने पिता दिनेश जी को दे देते हैं और दिनेश जी उन जड़ी बूटियों को एक नजर देखकर अभिक को दे देते हैं। अभिक उन जड़ी बूटियों को अपने पास देखकर काफी खुश होता है और जल्दी से उन जड़ी बूटियों को अपने बैग में रख लेता है। अभिक को इतना खुश देखकर दिनेश जी अभिक को देखने लगते हैं। अभिक दिनेश जी को खुद को देखता पाकर दिनेश जी से बोला, इन जड़ी बूटियों के कितने पैसे हुए? अभिक की बात सुनकर दिनेश जी बोले, इन जड़ी बूटियों को रखे काफी समय हो गया है, अब तो इन्हें कोई खरीदना तो दूर पूछता भी नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ है और यह हिमालय की पहाड़ियों पर ही पाई जाती है, तो मैं तुमसे इसके ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4000 रुपये तो लूंगा ही। भले से इनकी मात्रा कम हो, लेकिन ये असर ज्यादा करती है। दिनेश जी की बातें सुनकर अभिक उनसे बिना कुछ कहे ही अपने बैग से 4000 रुपये निकाल कर दे देता है और दिनेश जी से कहता है, अब से मुझे जब भी जड़ी बूटियों की जरूरत होगी तो मैं आपकी दुकान से हो ले जाऊंगा। अभिक की बात सुनकर दिनेश जी मन ही मन सोचते हुए खुद से बोले, जब भी जरूरत होगी से इसका क्या मतलब है? ये जड़ी बूटियां हैं, कोई सरसों का साग नहीं जो ये रोज घोट कर पिएगा। दिनेश जी यही सोच रहे थे, तभी उनका ध्यान अभिक की आवाज से खुलता है, जो मदन जी और दिनेश जी से मुस्कुराकर बोला, तो अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर अभिक उस दुकान से निकलकर दोबारा राम कमल जी के पास जाने के बारे में सोचता है। वैसे भी उसे उस रास्ते से ही घर जाना था, तो अभिक चलते चलते राम कमल जी की चाय की दुकान के पास आ जाता है और राम कमल जी को बैठा देखकर खुशी से उनके पास जाकर उनसे बोला, धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से ही मुझे ये जड़ी बूटियां मिल पाई हैं। राम कमल जी अचानक से ही अभिक की आवाज सुनकर मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, बस एक काम करना, तुम्हारा जब भी यहाँ आना हो तो एक बार हमसे मिलकर चले जाया करना, यही हमारे लिए काफी है। तुम्हारे जैसे अच्छे और नेक बच्चे आज के समय में कहाँ मिलते हैं। राम कमल जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, जी बाबा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। वो तो आप अच्छे हैं, इसलिए ही आपको सभी अच्छे लगते हैं। अभिक की बात सुनकर राम कमल जी हंसते हुए अभिक से बोले, वैसे बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो बरखुरदार। राम कमल जी की बातें कर अभिक भी हंस पड़ता है। पवन जी भी अपने पापा को हंसता देखकर खुश हो जाते हैं। तभी राम कमल जी उनकी दुकान में लगी घड़ी देखते हुए बोले, बेटा देखो 5:20 हो गए हैं और तुम्हें तो अभी अपने घर भी जाना है। वैसे भी ये सर्दी का मौसम है, जल्द ही कुछ समय में रात हो जाएगी, अभी तुम घर जाओ, बाकी की बातें फिर कभी होती रहेंगी। राम कमल की बातें सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, जी मैं बस जा ही रहा था। इतना कहकर अभिक राम कमल जी और उनके बेटे पवन जी से प्रणाम करके अपने घर के लिए कर जाता है। अभिक बाजार से निकलकर अपने गांव के रास्ते पर चलने लगा था। तभी अभिक की पैंट की जेब में पड़ा उसका मोबाइल बजने लगता। ये पहली बार था जब अभिक के फोन पर किसी का कॉल आया था, तो अभिक हड़बड़ाते हुए अपनी जेब से फोन निकाल कर देखता है तो फोन की स्क्रीन पर माँ नाम शो हो रहा था।
अभिक अपनी माँ का कॉल देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करके फोन अपने कान से लगातार है तो उसे अपनी माँ की आवाज आती है। अभिक, कहाँ है तू बेटा? 5:30 भी हो गए और तू अभी तक घर नहीं आया। अभिक अपनी माँ की कॉल पर परेशान आवाज सुनकर अनिता जी को शांत कराते हुए बोला, माँ आप शांत हो जाइए, मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। वो आज वैद्य जी ने एक औषधि बनानी सिखाई थी, तो बस उसके लिए कुछ जड़ी बूटी लेने बाजार गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं बस 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अभिक की बात पूरी सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से अनिता जी की थोड़ी शांत आवाज आती है, ठीक है, जल्दी घर आना। अनिता जी की बात सुनकर अभिक हाँ माँ बोलकर कॉल काट देता है और थोड़ा तेज चलने लगता है। तभी अभिक के दिमाग में अचानक ही रामकमल जी और दिनेश जी का ख्याल आता है। अभिक उन दोनों के बारे में अपने मन में सोचकर बोला, रामकमल जी और दिनेश जी दोनों ही कितने अच्छे हैं, आज दोनों ने ही मेरी बहुत मदद की है। और एक वह आदमी था जिससे मैंने बाजार का रास्ता पूछा था, तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। आज के समय में रामकमल जी और दिनेश जी जैसे मिलना कठिन है। अभिक यही सोचते सोचते आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनट में ही अभिक अपने घर पहुंच गया था, जहां अनिता जी आंगन ये चारपाई पर बेचैन सी बैठी अभिक के घर आने का ही इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ही अनिता जी की नजर गेट पर जाती है और वह चारपाई से खड़ी होकर एकदम से बोली, अभिक बेटा आ गया तू? अभिक अनिता जी को परेशान देखकर बोला, माँ आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो अब घर आ गया हूँ और देखो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं 5 मिनट में घर आ जाऊंगा, तो मैं 5 मिनट में ही घर आ गया। अभिक की बात सुनकर अनिता जी थोड़ी शांत होते हुए बोली, हाँ मुझे भी पता है कि तू 5 मिनट में आ गया, लेकिन तुझे पता है कि ये 5 मिनट मेरे लिए 15 मिनट जितने लंबे थे। वैसे बस तूने एक काम अच्छा किया है जो अपने और मेरे लिए फोन ले लिए। अब मैं तेरे बारे में कभी भी फोन करके जान तो सकती हूँ। अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, देखा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको भी फोन ले लेना चाहिए। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक को डांटते हुए बोली, ओह तू तो बड़ा अंतर्यामी बन रहा है। वैसे बाबा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ही घर लेट आए हो, इसलिए मुझे फोन करने की जरूरत पड़ी। अगर तुम ये वैद्य जी वाले चक्कर में नहीं पड़ते और स्कूल से टाइम पर घर आते तो मुझे भी फोन की जरूरत नहीं पड़ती। अभिक अनिता जी गुस्सा करते हुए देखकर बोला, अच्छा और अगर मैं दिल्ली गया होता 2 दिन के कंपटीशन के लिए, तब भी आप मुझसे बात नहीं करती क्या? तब आपका मन लगता किसी काम में? अभिक अनिता जी को अच्छे से जानता था, उन्होंने बचपन से आज तक कभी भी अभिक को खुद से दूर नहीं जाने दिया था। अभिक तो ये सोच रहा था कि जब वह लापता था और दिल्ली सिटी हॉस्पिटल में था तो वह 8 दिन अनिता जी ने कैसे बिताए होंगे। अनिता जी अभिक से बहुत प्यार करती थी और अभिक भी अपनी माँ से इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अनिता जी भी अभिक की बातें सुनकर अभिक को घूर कर देखने लगती हैं। तो अभिक अनिता जी को ऐसे घूरता देखकर जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, वो माँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीकर अभी आया। इतना कहकर अभिक बिना अनिता जी की बात सुने वह से निकल जाता है और रसोई घर में जाकर जल्दी से एक गिलास में पानी लेकर एक ही सांस में पी जाता है। अभिक रसोई से झांककर जब आंगन में देखता है तो उसे अनिता जी वहीं खड़ी दिखाई देती है। अभिक अनिता जी को आंगन में खड़ी देखकर खुद से ही बोला, इससे पहले कि माँ यहाँ रसोई में आ जाए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना कहकर अभिक रसोई से दबे पांव निकलकर अपने कमरे का गेट धीरे से खोलकर अंदर कमरे में जाकर गेट बंद कर लेता है। अनिता जी भी चाहे खड़ी आंगन में हो, लेकिन उनके कान अभिक की हरकतों पर ही थे। अनिता जी जैसे ही अभिक के कमरे के गेट के बंद होने की आवाज सुनती है तो वह पीछे पलटकर मंद दबी आवाज में हंसने लगती है और हंसते हुए ही कहती है, पागल लड़का। इतना कहकर अनिता जी खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। अभिक भी अपने कमरे में बैठा अपने बैग से जड़ी बूटियां निकालकर अपनी पुरानी सी लकड़ी के मेज पर रख देता है और उन्हें देखते हुए एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता है। अभिक ने बाजार से एक जड़ी बूटियों को कुटने और पिसने के लिए एक पत्थर से बनी एक छोटी सी ओखली जैसी दिखने वाला मुसल ले लेता है, जिसमें अभिक उन सारी जड़ी बूटियों को रखकर देखे जा रहा था। तब अभिक के दिमाग में बस आध्यात्मिक ग्रंथों में से बस पेड़ पौधे और वनस्पति के ज्ञान वाली किताब में से एक विधि चल रही थी, जिससे किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता था और उनको ताकतवर बनाया जा सकता था। ये शरीर से गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने के साथ साथ सही रखने में भी काफी अच्छी थी। अभिक ग्रंथ में लिखी विधि को किसी मशीन की तरह कर रहा था।
जिसमें सबसे पहले अभिक ने अपने शरीर से और उन आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखे मंत्रों की मदद से उन जड़ी बूटियों में आध्यात्मिक ऊर्जा और आयुर्वेद की शक्तियां प्रवाहित कर रहा था, जिस कारण वह जड़ी बूटियां अचानक ही हरे रंग की जीवांत कर देने वाली रोशनी से चमकने लगती हैं। अभिक उन औषधियों को चमकता देखकर खुश हो जाता है और अपनी विधि को पूरा करता है, जिसके बाद अभिक उन जड़ी बूटियों को कुटने लगता है। अभिक जड़ी बूटियों को तब तक कुटता है जब तक उनसे एक तरल नहीं निकलने लगता। कुछ समय बाद ही एक हरे रंग का तरल निकलने लगता है, जिसकी खुशबू अभिक के पूरे कमरे में फैल गई थी। साथ ही साथ वह अभिक के कमरे के खिड़की दरवाजों से बाहर जा रही थी। जहां अनिता जी जो रसोई घर में काम कर रही थी, वह अभिक के कमरे से आती खुशबू को सूंघकर कर से आ रही इस खुशबू अभिक के कमरे का गेट बजाते हुए बोली, अभिक बेटा गेट खोल। अनिता जी की आवाज सुनकर अभिक जब कमरे में इधर उधर देखता है, सब कुछ ठीक था, जिसके बाद अभिक उठकर कमरे का दरवाजा खोल देता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही एक तेज खुशबू अनिता जी को आती है, जो उनको तर और ताज़ा महसूस करा रही थी। उसी खुशबू को सूंघने के बाद अनिता जी अभिक से बोली, अभिक ये तेरे कमरे से किस चीज की खुशबू आ रही है? ये खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इतना कहकर अनिता जी एकदम से अभिक को दरवाजे पर से एक तरफ करके कमरे में आ जाती हैं। अनिता जी कमरे में आकर मेज पर देखती है तो कुटने वाले मुसल में हरे रंग की कुछ चीज चमक रही थी, जिससे वो खुशबू आ रही थी। अनिता जी उसे चीज को देखकर अचानक ही अभिक को देखते हुए बोली, अभिक ये क्या है और ये यहाँ तेरे कमरे में क्या कर रही है और इसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? अब क्या होगा आगे? क्या अभिक दे पाएगा अनिता जी के सभी सवालों के सही जवाब या फिर बोल देगा अनिता जी से कोई नया झूठ? क्या अभिक औषधि को बनाने में कामयाब होगा? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन।